तो दो चीज़ें अगर कैरियर बनाना है तो दो चीज़ें चाहिए। एक कि कंपनी लीगलिटीज़ को फॉलो कर रही हो, मतलब पूरे पैरामीटर्स पे काम कर रही हो, और दूसरा उसका मैनेजमेंट। विजन क्या है कंपनी का, किस लेवल तक। जैसे मुझसे कोई पूछता है कि जोई वेलनेस आप कब तक चलाएंगे, मैंने कहा 200 साल तक। तो कहते आप जिंदा, मैंने कहा मेरे से थोड़ी कंपनी चलती है, टाटा भाई जीआरडी टाटा से थोड़ी चल रही है। जिंदगी में क्या चीज़ उनको ढूंढनी चाहिए, रिजेक्शन कैसे फेस करनी चाहिए, और क्या चीज़ उनको सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल कर सकती है। ट्रेनिंग ना दो तरीके की होती है। जनरली एक कंपनी जो ट्रेनिंग देती है और एक जो लीडरशिप वाली ट्रेनिंग आ जाता है कि लीडर्स अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं। अब आजकल मार्केट में बड़ी कन्फ्यूजन है। लीडर्स कहते हैं मेरी ट्रेनिंग में कंपनी ना आए, और कंपनी कहती है मेरी ट्रेनिंग में लीडर्स पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते। ये कैसे बैलेंस मेंटेन करना होता है कि कंपनी क्या सिखाए और लीडरशिप की ट्रेनिंग में क्या हो। मैं जैसे हम जोई वेलनेस में हम जो कर रहे हैं, हम लीडर्स की ट्रेनिंग को, मैं पिछले 28 साल जैसे आपने कहा, तो मैं लीडर भी रहा हूँ। मैंने खुद जा के काम किया है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर सही ट्रेनिंग नहीं होगी तो मैसेज सही जाएगा ही नहीं। तो ये जो जनरेशन के लोग हैं, इनको कैसे आप बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में करियर बन सकता है, क्या फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का, क्या इतना पेशेंस है। बट एक चीज़ वो जरूर कहते हैं कि सर हमारे ना, जब भी हम सोशल मीडिया पे जाते हैं बड़ी मीम आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा मजाक उठता है कि कई लोग कहते हैं कि शायद खेती कर रहा है और कह रहा है कि हाँ भाई आपको आज मर्सिडीज में लेकर आना है। उसको देख के क्या आपको लगता है कि ये ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए, या आपको लगता है कि इससे घबराने की बात नहीं है, ये नेगेटिव है, कोई बात नहीं है, ये भी इंडस्ट्री का दूसरा रूप है। हेलो एंड वेलकम टू राहुल सुदन वैल्यू पॉडकास्ट। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी भी तरीके का कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज तक के जितने भी फेसेस थे, एक वो फेस जब किसी को पता नहीं था वो क्या है, एक वो फेस करना है बहुत एक्साइटिंग है, एक ऐसा फेस नहीं करना क्योंकि सरकार इसको गलत कहती है, और आज एक ऐसा फेस कि इसको करना है क्योंकि फ्यूचर है। इन्होंने अपने पिछले 28 साल के करियर में ये चारों फेसेस देखे और इससे वो बखूबी और बहुत सक्सेसफुली निकले। आइए मिलते हैं जोई वेलनेस के फाउंडर और उनके मेंटर श्री एन शाह जी से। सर वेलकम टू द शो। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इंटरव्यू, मेरा इंट्रोडक्शन आपने दिया है। और राहुल, आपके साथ बहुत पुराना एक रिश्ता रहा है। तो जो आपने कहा ये बिल्कुल सच है कि जब इंडस्ट्री शुरू हो रही थी और जब कोई जान नहीं रहा था, और हम इसके बारे में जब बात करते थे कि भाई इस तरह का भी कोई बिजनेस है, तब से लेके और आज तक का डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में बहुत बहुत बदलाव आया है और बहुत चेंजेस है। और आज जो अभी आपने कहा कि इसका फ्यूचर, अब फ्यूचर सबको समझ में आ रहा है। थैंक सर ये जो इंडस्ट्री है ये प्रोडक्ट पे चलती है, और प्रोडक्ट में आपकी स्पेशलिटी है, चाहे वो वेलनेस है, आयुर्वेदिक है, एफएसएसआई है या कॉस्मेटिक है। आपने सभी तरह के प्रोडक्ट्स में काम किया है। क्या लगता है, क्या डायरेक्ट सेलर की जो ज़रूरत है या कस्टमर की ज़रूरत है उसमें कोई बदलाव आया है इन 10-15 सालों में, या अभी भी वही है जो पहले चाहिए था, आज भी वही रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली में इस इंडस्ट्री में कस्टमर की अगर हम चॉइस की बात करें तो कस्टमर की तो चॉइस कम है। बेसिकली कंपनीज और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, बेसिकली ये चॉइस उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जब हम ये कहते हैं कि कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर कस्टमर की क्या चॉइस है, तो कस्टमर की चॉइस तो ज़रूरत की बात करें तो घर की ज़रूरतें होती हैं। मगर क्योंकि ये इंडस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ जैसे बाकी की हम बात करते हैं कि पहले नीड क्रिएट करना और एक ऐसा प्रोडक्ट देना जो उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके और वो एक्सक्लूसिव थोड़ा सा हो। अगर हम मसाले या आटा दाल चावल बेचने लगे तो इसमें कोई स्पेशलिटी तो है नहीं। तो फाइनली ये है कि अगर जब आप एक ऐसा फूड सप्लीमेंट लेके आते हैं या जब ऐसा कोई एंटीऑक्सीडेंट लेके आते हैं जो उसकी ज़िंदगी या उसकी हेल्थ को बेहतर कर सके और उसकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ला सके, तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू है और वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। अब ये जो प्रोडक्ट है हेल्थ के, और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है या वेलनेस है जो उसकी हेल्थ में काम करते हैं, इन प्रोडक्ट को बनाने में, इनके R&D में काफ़ी मेहनत लगती है और एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट उससे भी ज़्यादा इशू आता है कि इनको सिखाने में, कि अब मैं शायद वेलनेस बैकग्राउंड का नहीं हूँ तो मैं, या हेल्थ बैकग्राउंड का नहीं हूँ तो मैं इन प्रोडक्ट्स को कैसे समझाऊंगा अपनी टीम को। क्या आपको लगता है कि वो कस्टमर को समझा पाते हैं इन चीज़ों को, या कंपनी को हेल्प करनी पड़ती है उनकी ट्रेनिंग में? देखिए, हाँ, ये बहुत
अच्छा सवाल है कि जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं वो जब पहली बार कोई ले रहा होता है, समझ रहा होता है, तो पहली बात तो बिना आप ट्रेनिंग के आप आगे लेके नहीं जा सकते, और जो यूज़र है उसे भी बताना पड़ेगा भी ये कैसे यूज़ करना है, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। और जो कंपनीज ऐसा कर रही हैं, अगर उनके पास ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है या इस प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के लिए अगर एक्सपर्ट नहीं है, तो वो शायद इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ट्रेनिंग तो रखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग तो पार्ट है इसका। अब इसमें एक क्वेश्चन निकल के आता है शाह साहब, ट्रेनिंग ना दो तरीके की होती है जनरली, एक कंपनी जो ट्रेनिंग देती है और एक जो लीडरशिप वाली ट्रेनिंग कहा जाता है कि लीडर्स अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं। अब आजकल मार्केट में बड़ी कंफ्यूजन है, लीडर्स कहते हैं मेरी ट्रेनिंग में कंपनी ना आए और कंपनी कहती है मेरी ट्रेनिंग में लीडर्स पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते। ये कैसे बैलेंस मेंटेन करना होता है कि कंपनी क्या सिखाए और लीडरशिप की ट्रेनिंग में क्या हो? मैं जैसे हम जोई वेलनेस में हम जो कर रहे हैं, हम लीडर्स की ट्रेनिंग को, मैं पिछले 28 साल जैसे आपने कहा, तो मैं लीडर भी रहा हूँ। मैंने खुद जा जा के काम किया है, मोटिवेट भी किया है। लीडर्स की ट्रेनिंग में और जो कंपनी की ट्रेनिंग में जो फ़र्क होता है या होना चाहिए, लीडर्स के पास बेसिकली दो तरह की ट्रेनिंग जिसको होगा, एक तो स्किल्स डेवलप करने हैं उसे, कैसे लोगों के पास जाना है, लोगों से बात करनी है, ये लीडर्स की ट्रेनिंग का पार्ट जो जो हर वक्त उसे करना है। दूसरा जो है वो मोटिवेट रखना है टीम को, तो उसकी ट्रेनिंग में तो हमेशा मोटिवेशन और स्किल्स रहेंगे। कंपनी की जो ट्रेनिंग है उसमें मुझे लगता है कि उसे प्रोडक्ट्स के ऊपर ही अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी जो दे रही है वो लीडर के पास नहीं है, लीडर को मिल रहा है कंपनी से। तो जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट लेके आ रही है या जब भी कंपनी ट्रेनिंग कर रही है, तो मुझे लगता है उसका फोकस प्रोडक्ट पे होना चाहिए। अच्छा, सेल कहाँ से आएगी? सेल भी तो प्रोडक्ट से या नहीं है? ट्रू। तो अगर वो अपने डिपार्टमेंट्स नहीं बना रही है, जैसे कॉस्मेटिक्स है, तो कॉस्मेटिक्स एक एक्सक्लूसिव चीज़ है। स्किन क्या है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, और वो फिर प्रोडक्ट्स के क्या बनाए गए हैं प्रोडक्ट्स, ये अपने आप में एक ट्रेनिंग का पार्ट है। दूसरा, जब हम फूड सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स में आने की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही अलग बात है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर सही ट्रेनिंग नहीं होगी तो मैसेज सही जाएगा ही नहीं। ट्रू। और सेल 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 को नुकसान होगा। तो कंपनी को तो ये समझना की ज़रूरत है। चलिए, आपने बड़ा अच्छा समराइज करके बताया कि किस तरीके से कंपनी को दोनों का बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, लीडरशिप ट्रेनिंग और कंपनी ट्रेनिंग के बीच में। अभी वेलनेस से कॉस्मेटिक की तरफ से आते हैं। हमें पता है आपका शुरू से कॉस्मेटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एरिया रहा और आप पे काफ़ी एक्सपर्टीज रही कॉस्मेटिक सेल्स में। एक टाइम वो था जब मार्केट में बड़ी एस्पिरेशनल वैल्यू आती थी कि फॉरेन के प्रोडक्ट में जी वो कॉस्मेटिक आएंगे तो हम लेंगे। तब यूके के प्रोडक्ट, लंदन के प्रोडक्ट, वो कहते थे हमारी दुबई वाली चाची आएंगी तो वो हमारे साथ इम्पोर्टेड परफ्यूम लेकर आएंगी। फिर एक टाइम आया कि इंडियन कंपनीज ने वो सब बनाना शुरू कर दिया और आज एक टाइम है जब ई कॉमर्स D2C का बड़ा माहौल है कि आप ऑर्डर करो तो कॉस्मेटिक आ जाता है। आज के इस माहौल में जहाँ D2C, एफिलिएट, ई कॉमर्स है, आपको क्या लगता है कॉस्मेटिक डायरेक्ट सेलिंग में क्या ग्रो कर पाएगा या कस्टमर की प्रेफरेंस होगी कि चलो मैं ब्लिंकिट या जेप्टो से मंगवा लूँ? देखिए, इसमें क्या है कि आप हिंदुस्तान को थोड़ा समझिए। अभी फ्यूचर में मुझे जो लगता है, जैसे मैंने जो स्टडी किया है कि आने वाले जो समय है, शायद 2030 या उसके बाद का जो समय होगा, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है और हम कह रहे हैं कि थर्ड इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं वर्ल्ड की। इसका सीधा मतलब है कि इंडियंस के पास बहुत पैसा आने वाला है। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं जो मुझे लगता है। एक तो ये कि लोग सुंदर ज़्यादा दिखना चाहेंगे, जब पैसा आएगा तो हर कोई चाहता है। जब सुंदरता की बात आती है, जब वेलनेस की बात आती है, यहाँ पैसा होना चाहिए इंसान के पास, जो कि होगा। तो अगले 5 साल या उसके बाद का जो समय होगा वो डेफिनेटली कॉस्मेटिक्स। अब कॉस्मेटिक्स कौन-सा? जैसे हम बात करें कि हम एक एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक्स लेके आए, कि हम पर्ल बेस्ड कॉस्मेटिक्स लेके आए। तो पर्ल बेस्ड कॉस्मेटिक्स का मतलब ये है कि हमने पर्ल के जो डस्ट है, उसके साथ इसको प्ले किया और उसके रिज़ल्ट बहुत लाजवाब हुए। अच्छा, ये ऐसे ही नहीं, R&D की गई पहले, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, R&D है, सब कुछ है। तो ये सब आसान इसलिए हो पाया। मगर जिनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वहाँ शायद ऐसा होगा कि वो कंपनी सेम प्रोडक्ट 10 कंपनियों को दे रही है, तो उनका एक्सक्लूसिवनेस नहीं हो सकती। तो अगर कॉस्मेटिक्स में आपको लीड करना है या कॉस्मेटिक्स की डिमांड बनाए रखनी है, तो एक्सक्लूसिव कुछ लाना पड़ेगा। तो फ्यूचर लगता है डायरेक्ट सेलिंग में कि D2C सही है? डायरेक्ट सेलिंग में अगर सही प्रोडक्ट और सही ट्रेनिंग रखी जाए, तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग से ज़्यादा बेहतर तो मुझे नहीं लगता। मैं तो खुद इस पे बहुत भरोसा करता हूँ।
ओके। ना कॉस्मेटिक की बात करते करते एक चीज़ निकल के आती है, आजकल की जो यंग जनरेशन जैसे आपने कहा, जिनको ई कॉमर्स का, ये रैपिडो, ब्लिंकिट और इन सब का बड़ा शौक है चीज़ों को लेने का। अब यंग जनरेशन के साथ आप खुद एक टाइम पे लीड करते थे, यंग, आपने खुद टीम लीड की और बहुत यंगस्टर्स को करियर के रूप में डायरेक्ट सेलिंग का ऑप्शन दिया। क्या लगता है आजकल के जो यंगस्टर हैं 16 17 18 साल, जिनको पहले मिलेनियल कहते थे, अब कुछ जेनजी कहता है, और अब शायद ब्लूमर एक वर्ड और निकल आया है, खुद शायद बाइट, जब तक हम ये पॉडकास्ट रिलीज करेंगे क्या पता और एक नया वर्ड निकल के आ जाएगा। तो ये जो जनरेशन के लोग हैं, इनको कैसे आप बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में करियर बन सकता है, क्या फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का, क्या इतना पेशेंस है? हाँ, ये जब हमारे पास हमारी कंपनी में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत यंग बच्चे हैं जो कॉलेज छोड़ के आ रहे हैं। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या डिसीजन है, कई बार मैं पूछ ही लेता हूँ सीधे कि आपने ये क्यों चुना। तो वो बोलते हैं कि देखिए, हमें 4 साल किसी चीज़ को करना पड़ेगा। मान लीजिए उन्होंने सॉफ्टवेयर किया या कुछ एमबीए किया या उसमें चले गए। उसके बाद जब सैलरी की शुरुआत होती है, तो यहाँ थोड़ा सा उनको बड़ा डिसअपॉइंट मिलता है कि शुरुआत 15,000 20,000 कंपनियां ये ऑफर करती हैं। तो उससे बेहतर है कि जब उनको ये लगता है कि कोई व्यक्ति 3 साल 4 साल एमएलएम करने के बाद 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने लगता है, तो उन्हें लगता है कि उससे बेहतर है कि ग्रेजुएशन करें या कोई ऐसी चीज़ करें, 4 साल इसमें लगा दें। तो ये चीज़ जो अभी यंग जनरेशन को समझ में आ रही है, ये मुझे लगता है ये उनको इस इंडस्ट्री में लेके आ जाएगी। आई थिंक बहुत बढ़िया बात की आपने कि जो फ्यूचर या करियर की जो क्लैरिटी आ सकती है उनको डायरेक्ट सेलिंग में, शायद वो उनको इस इंडस्ट्री को सीरियसली स्टडी करने में हेल्प करे कि किस तरीके से वो उसमें ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई में पैसा भी खूब लगता है माँ बाप का, और उनका समय बहुत लग रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे 12th के बाद एमएलएम शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर रहे हैं, वो अच्छा, इस इंडस्ट्री को कहा भी ये जा रहा है कि 4-5 साल आप कर लोगे तो 2 साल पहले सीखने में लगा दो, उसके 2 साल बाद इसको डेवलप करने में लगा, उसके बाद फिर जो इसमें मजा है। तो 5-6 साल बाद किसी भी सीरियस पर्सन की जो 9 to 7 काम करता है, जिसका मतलब है कि एक सीरियस व्यक्ति, पार्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो काम करता है उसकी डेफिनेटली 3 से 4 लाख रुपए की इनकम बन जाती है। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग में जब बच्चे आते हैं, जब ये यंग होते हैं, तो ये तो बड़े इंस्टाग्रामेबल वाले बच्चे होते हैं। हमें तो कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम कैसे फोटो खींचे एलोवेरा के साथ, कि ड्रिंकिंग एलोवेरा टुडे, तो हमारी ना रिलेट नहीं कर पाते हैं। बट एक चीज़ वो जरूर कहते हैं कि सर हमारे ना, जब भी हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, बड़ी मीम आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा मजाक उड़ता है कि कई लोग कहते हैं कि अ, शायद खेती कर रहा है और कह रहा है कि हाँ भाई आपको आज मर्सिडीज में लेकर आना है। उसको देख के एक, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चीज़ों को रोकना चाहिए, या आपको लगता है कि इससे घबराने की बात नहीं है, ये नेगेटिव है, कोई बात नहीं है, ये भी इंडस्ट्री का दूसरा रूप है? देखिए, अगर मैं देखूं तो जिस दिन मैं आया था इस इंडस्ट्री में, या ये इंट्रोड्यूस हो रही थी इंडस्ट्री इंडिया में, उस दिन भी रिजेक्शन था। उस दिन भी लोग मजाक कर रहे थे कि यार ऐसे थोड़ी होता है बातों से। अच्छा, उसके बाद जब लोगों को सक्सेस आने लगी, तो उस दिन भी लोग यही बात कर रहे थे। एक चीज जो पिछले 25 सालों में हुई है, 25-30 सालों में, उसमें बहुत कमाल की बात ये हुई है कि इंडस्ट्री ने खुद ये प्रूव कर दिया है कि इसमें सक्सेस है। करोड़ रुपए कमाने वाले हम देख रहे हैं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये ऐसी चीजें हैं जो जो किसी का सपना नहीं था वो घूम रही हैं। तो पहले क्या था हमारे पास, जब मैंने करियर शुरू किया था, तो हमारे पास एक टेस्टिमोनियल्स नहीं थे कि भाई कौन सक्सेस है, क्योंकि हिंदुस्तान में सब स्टार्ट कर रहे थे। आज तो हम जिस कंपनी में हैं उसमें बहुत सारे लोगों को दिखा सकते हैं, और बहुत दूसरी कंपनी में जो सक्सेस है उसमें बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं। एक चीज। दूसरा, जो एक डर का माहौल था इस इंडस्ट्री के लिए, वो गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दी इंडस्ट्री, जो नहीं थी पहले। अब जब हम बात करते हैं रिजेक्शन की, मजाक की, तो ये तो जब भी कुछ न होगा, वो ये सब होगा ही होगा। आप जिम शुरू करो, घर में पहले तो मजा, अच्छा, ओ अच्छा, अब तो माचो मैन बनने का इरादा है, या फिर ऋतिक रोशन ट्रू, तो ये तो सब चलेगा। तो इसको तो देखना नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई रिजेक्शन तो हर चीज के पीछे है, पार्ट ऑफ द लाइफ है वो, तो आपको कुछ भी कर लें तो रिजेक्शन तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि मैं तो एडिसन का ही हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। 1,000 रिजेक्शन, उसके बाद आदमी टिका रह गया, बड़ी बात। नहीं तो हम कहाँ, हम तो घर भाग कर आ चुके होते। सब 2-3 बार में ही। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है,
एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक आदमी ने एक आदमी फ़ोन किया, फ़ॉलो अप कर रहा था। तो उसने कहा कि भाई जब मैं तुझे 26 बार मना कर चुका हूँ, तो अभी भी फ़ोन कर रहा है। कहता मैं इसलिए फ़ोन ही नहीं किया कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो या मेरे साथ जुड़ो। कहता फिर क्यों फ़ोन किया? कहता मैं तो आज इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ कि 27वीं बार क्या बहाना है आपके पास? तो इसका मतलब ये है कि आप में बस दम होना चाहिए। तो सामने वाला कहता है कि अब कोई बहाना नहीं, तू आ ही जा भाई। आई जा भाई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। सर आपने सरकार की बात करी है और आपने तो तीनों फेज देखे कि जिसे कहते हैं कि अंधकार, लाइट, रोशनी, बारिश, तूफान, इस इंडस्ट्री में सारा फेज देखा आपने। आपने वो भी फेज देखा जिसमें किसी को बोलते थे तो वो कहता था सरकार में कहाँ, कौन कह रहा है, कहाँ पे लिखा है कि ये लीगल है कि नहीं है। आज एक ऐसा माहौल बन गया जहाँ पे सरकार ने इसको रिकग्नाइज किया जिसकी वजह से इंडस्ट्री में पुश आ रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार ने के लॉ आने से इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिला होगा, या कितना मतलब क्या बच्चे वाकई में इसको करियर के रूप में अब ले सकते हैं? देखिए 2 चीज़ें हुई हैं, कंपनी लेवल पे भी हुई है और डायरेक्ट सेलर के लेवल पे भी हुई है। और अगर मैं कंपनी लेवल की बात करूँ तो इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले 2 चीज़ें हो रही थी। कोई भी एक पुलिस वाला, जिसको हम सिपाही बोलते हैं, वो भी आके आपको ना हड़का सकता था। अब कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशन आने से और जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम अपनी बात करें कि हम कहते हैं अपने आप को, और आपने तो हमारी वेबसाइट भी चेक की थी, एक बार बताया था कि 95% ओके है ये। तो ये जो चीज़ हुई है इसमें कॉन्फिडेंस हमें आया है, मतलब कंपनीज को कॉन्फिडेंस आया कि भाई कहीं कहीं पे भी आके कहीं कोई हड़का नहीं सकता। कम से कम डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। आपको कंप्लेंट भी करनी है तो कहाँ जाके करनी है? किसी पुलिस थाने में जाके करोगे तो वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे। जैसे होता है कि भाई आपने किसी लेडी के लिए कंप्लेंट करनी है, मतलब डॉरी केस है, तो बोलेंगे साहब ये वुमेन सेल का केस है, हमारा नहीं है। तो थाने में जाके ये सीधे बोल देते हैं, तो यहाँ का केस नहीं है। अब यही हो रहा है कि साहब ये केस हमारा नहीं है, ये कहीं और का केस है। ये बहुत अच्छा हुआ है। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये उम्मीद जगी है कि भाई वैसे तो देखिए चोरी करना या गबन करना ये कब से कानून बना है, बट चोरी बंद तो नहीं हो गई। तो कानून बनने से कभी ये नहीं होगा कि गारंटी है कि भाई गलत लोग या गलत काम नहीं होगा, बट एक डर है। जब डर नहीं होता है तो एक चीज होती है कि ईमानदार आदमी बेईमान हो सकता है, मेरे जैसे आदमी भी कुछ कर सकता है, बट जब कानून बन गया तो अब नहीं, हमें लगेगा यार हमें सारी चीजें फॉलो करनी है। अब डायरेक्ट सेलर के लेवल पे जो कानून आया है, उन्हें ये लग रहा है कि कंपनी उनके साथ गलत अगर करेगी तो कोई तो है, कोई तो सुनाइए। कोई तो सुनवाई। ये दोनों लेवल पे अच्छा हुआ है। आई थिंक आपका जो दूसरा वाला पॉइंट है डायरेक्ट सेलर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस या इन्फॉर्मेशन अभी भी कई कंपनियां मार्केट में दे नहीं रही हैं और वो अभी भी डायरेक्ट सेलर को या लीडर को भ्रमित करती हैं। तो शायद ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है उन सभी लोगों को क्लियर करेगा, उनको कॉन्फिडेंस देगा कि ये एक बड़ा दो तरफा पहलू है, दो तरफा बेनिफिट है जो मिला है इंडस्ट्री को। हाँ, दोनों तरफ का है, एक में नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा बेनिफिट तो उधर ही है। उधर ही है। हाँ, मतलब आप कुछ भी देखिए, आपकी वेबसाइट पे अगर आपका कंप्लेन का प्रोसेस अगर नहीं है तो आप पे पेनल्टी, जैसे अभी आपने कहा किसी पे 1 करोड़ की पेनल्टी डल गई है, किसी पे 2 करोड़ की डल गई है, तो कंपनी को तो ये करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया ये जो क्वेरी आई है इसका जवाब आपने कैसे दिया है। अब चलिए अब देखते हैं कि इस इंडस्ट्री को और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन जैसे बड़े आते हैं मार्केट में, वो मैं आपसे लेना चाहूंगा। और कई लोगों ने, जैसे ये प्रोग्राम आप आ रहे हैं हमारे शो में, तो उन्होंने कहा मैसेज डाल के हमें कि सर से जरूर पूछना है। आपको लगता है कि परसेंटेज की कैपिंग होनी चाहिए कि कितना कमीशन दे सकती है कंपनीज? मुझे लगता है ये होनी चाहिए। मैं इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं हम जो प्लान है हमारा अभी, तो अनाप शनाप नहीं है। अगर कैलकुलेटिव नहीं होगा कमीशन, आप मोटिवेशनली कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे गड़बड़ क्या होती है कि आने वाले टाइम में देखिए 100 रुपये ही है आपके पास। अब 100 रुपये में आपको कंपनी भी चलानी है, आपको स्टाफ भी है, आपके और भी खर्चे हैं। इसके अलावा जो अनसीन एक्सपेंसेस होते हैं उनकी भी कैलकुलेशन है। आप 5% मान लें या 2% मान लें, और आपने अगर कमीशन सही नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो कल को एक चीज आएगी कि या तो आप कंपनी बंद करनी पड़ेगी आपको, या आपको किसी के साथ बेईमानी करनी पड़ेगी। पर इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, तो क्या प्रोडक्ट की प्राइसिंग रिटेल से ज्यादा होती है डायरेक्ट सेलिंग में? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि प्राइस मार्केट में नहीं है, आप और मैं अभी
हयात में जाके कॉफ़ी पीते हैं, वो जो पेमेंट लेंगे क्या वो वाजिब होगी? किसी तो हमने सर्विस की पेमेंट लेंगे अपने अब atmosphere- सर्विस की भी तो एक पेमेंट, कोई सर्विस की भी तो कोई वैल्यू है ना, कि आप 1100 रुपये कॉफ़ी का थोड़ी ले लेंगे। तो इसी तरह से जब हम कोक और पेप्सी के एग्जाम्पल दिया करते थे कि भाई एक 70 या 70 पैसे की कॉप आपको 10 रुपये में मिल रही है, तो ये किसने डिसाइड किया? ये तो मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करेगा, क्योंकि उसने कितना बांटना है। मगर उसने सबसे पहले इस बात को भी डिसाइड करना है कि जो उसने डिसीजन लिए हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सबको बांट पाएगा जिंदगी भर। डायरेक्ट सेलिंग में गड़बड़ क्या हो रही है कि मोटिवेशनली आपने पहले तो पे आउट बांट दिया, फिर आपने रिवॉर्ड भी दे दिए, फिर आपने उसके ऊपर डील भी कर ली। ये बहुत गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। तो ये जो है परसेंटेज का अगर आप फिक्स होता है। अच्छा, एक और बात है कि जब ऐसा होता है तो एक कंपनी आती है, वो कहती है कि साहब 3,000 रुपये में हम तो इतना बांट रहे हैं, तो आपके पास जवाब ही नहीं होता है, क्योंकि आप ही के लोग आते हैं सब, वो तो ऐसा कर रहे हैं। तो इसके बाद अब इसके ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रू, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आपके पास एक विंडो आपको दे दी गई कि भाई आपको इस समय बांटना है, तो अलग बात है कि आपको कैसे ये आपकी स्किल है कि आप उसको कैसे बेहतर कर रहे हो, उसको अच्छा लुक दे रहे, किसको कहाँ डाल रहे हो, कितने पैसे को। मगर ज्यादा जब आप ऑफर करोगे तो इंडस्ट्री खराब होगी, True. दे ही नहीं पाओगे। तो सर ने जैसे कहा कि एक ना कमीशन में कैपिंग होना तो ज़रूरी है दोनों तरफ के लिए। एक मार्केट में क्लैरिटी आती है, एक गवर्नमेंट को भी क्लैरिटी आती है कि हाँ जी इस तक की कंपनी जो होंगी वो एटलीस्ट प्राइमा फेसी दिखने में वो ठीक होंगी, एटलीस्ट एक कैलकुलेटिव प्लान होगा तो सबका फ्यूचर सिक्योर रहता है। सर एक क्वेश्चन और भी निकल के आता है कि क्या जो लीगल और कंप्लाइंस की ट्रेनिंग होती है या जिसे एथिक्स की ट्रेनिंग कहते हैं, वो सभी कंपनीज में क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए कि सरकार ये रूल देती है तो सबको एक बार तो एटलीस्ट सबको सीखना चाहिए, या हर कंपनी अपनी लीगल कंप्लायंस और एथिक्स की ट्रेनिंग अपने हिसाब से बनानी चाहिए उनको? ये दोनों चीजें हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो सिर्फ रूल बना के आपके सामने रख देती है। अब आपको पहली बात तो ये है कि कौन, बहुत सारी कंपनीज तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनीज को ही नहीं पता है। अब जैसे हम लोग तो आपके साथ एसोसिएशन में जुड़े हैं, तो हमारे पास तो आपसे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कई बार हम बिजी इतने होते हैं तो कोई मीटिंग भी नहीं अटेंड की, बट फिर भी कहीं तो जुड़े हैं ना, कि पता है भी क्या। अब उन जो ट्रेनिंग का पार्ट है, ये पहली बात तो ये कि डायरेक्टर जितने जो लोग कंपनी में हैं उनको तो पूरा पता होना ही चाहिए। अब आप कहते हैं कि जब एज ए डायरेक्ट सेलर उनको कैसे पता चलेगा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये काम, ये जिम्मेदारी है तो कंपनी की ही, और अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसे कर रही है तो ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। अभी हम जागो ग्राहक जागो को सुन ही रहे ना, समझ ही रहे, गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव लिया था। तो अब कम से कम ये है कि आपके पास एक जगह है, जब आपके साथ कोई चीटिंग होती है तो कंज्यूमर फॉर्म है, कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पे। तो ये तो है, ये तो अब ये पता कब चलेगा, जब इसकी इंफॉर्मेशन या ट्रेनिंग अपनी चाहिए। सो सो अगर इसको इस दूसरे शब्दों में कह सकें कि हम ये चाहेंगे कि एक स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल तो हो, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट कह रही है उसको वो एग्जैक्टली क्या है एटलीस्ट पता तो चलना शुरू होता है। जब पता चलेगा तभी आप शायद सही क्वेश्चन पूछेंगे। सर एक क्वेश्चन जो मतलब काफ़ी लोग पूछना चाहते हैं कि जो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, जब वो डायरेक्ट सेलिंग में अपॉर्चुनिटी को देखता है, वो किन चीज़ों का ध्यान रखे कि ये देखने के लिए कि ये कंपनी जो है वो ठीक है कि नहीं है, वो कंपनी का चुनाव कैसे करे? क्योंकि देखो दिखने में तो सब कुछ एक जैसा ही लगता है, अब वो बिल्कुल सही। ये आप उसमें कोई फर्क तो है नहीं, ये हमेशा ही बहुत मुश्किल रहा है। वो कैसे करे? मुझे लगता है कि पहली जो चीज़ है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो कई सारे पैरामीटर्स हैं इंडिविजुअली, कि मुझे पैसा सबसे ज़्यादा कौन कंपनी दे रही है। आप ये भी एक देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है उसके साथ जुड़ जाओ। तो ये तो पर ये मतलब ये तो बहुत ही रिस्की है ना, ये तो बहुत ही ये तो बहुत रिस्की है। तो दो चीज़ें अगर कैरियर बनाना है तो दो चीज़ें चाहिए। एक कि कंपनी लीगलिटीज़ को फॉलो कर रही हो, मतलब पूरे पैरामीटर्स पे काम कर रही हो, और दूसरा उसका मैनेजमेंट, विजन क्या है कंपनी का, किस लेवल तक। जैसे मुझसे कोई पूछता है कि जोई वेलनेस आप कब तक चलाएंगे, मैंने कहा 200 साल तक। तो कहते आप जिंदा, मैंने कहा मेरे से थोड़ी कंपनी चलती है, टाटा भाई जीआरडी टाटा से थोड़ी चल रही है, वो तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं। तो जोई वेलनेस अगर 200 साल बाद होगी तो वो डायरेक्टर्स चला रहे होंगे, कोई तो चला रहा होगा, बट कंपनी चलेगी। मैं ये सेटअप खड़ा करके जा रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि आपका विजन कितना है। एक आदमी कहता है कि जनरेशन प्लान है, और वो बड़ी उम्मीद से आता है कि क्या मेरा बेटा भी इस आईडी को अवेल कर लेगा। मैं बिल्कुल कर सकता है। तो वो कब कर लेगा, जब कंपनी बचेगी तब ना।
बात तो सही। विजन ही नहीं है किसी के पास। कोई आया कि वो अपने लिए अगर खुद ही ये सोच के आया है कि मुझे 50-100 करोड़ रुपए कमा के निकल जाना है, तो किसको फ्यूचर दे पाएगा वो? ओके। तो मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में सारी चीजें आती, मैनेज कैसे हो रही कंपनी। दूसरी चीज कि उनका विजन क्या है, किस लेवल पे, क्या वो वाकई, जैसे मैं, मुझसे कोई कहते हैं सर आपके कितने बिजनेस है, मैंने कहा मेरा तो एक ही बिजनेस है। बाकी क्या है साहब, मैंने कहा बाकी वो बच्चे का है, वो तो उसका है। भाई हमने फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री भी तो हमने अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसी को करने के लिए लगाई। अब हम ये कह सकते हैं कि हम आपको क्वालिटी की गारंटी दे रहे हैं, और इसीलिए हम मनी बैक गारंटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता हम क्या बना रहे हैं और हम क्या डाल रहे हैं। सर आज आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और आपके बिजनेस के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप कुछ पर्सनल चीज़ें जानते हैं सर। क्या है आपकी पर्सनल सोच कि क्या एक थॉट होता है, हर एक का एक थॉट होता है, एक आइडिया होता है जिस जो उसकी लाइफ को डिफाइन करता है, आपकी सेइंग क्या है अपने बारे में कि लोग एनशाद को सुने तो क्या नजर आए उनको? देखिए मैं इसको, ये एक फिलॉसफी है जो मैं मानता हूँ। पहली चीज, मुझे कभी एक चीज इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चली थी कि इंसान का, कंपनी का ही विजन नहीं होना चाहिए, इंसान का भी होना चाहिए, और मिशन भी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगा था कि मिशन और मिशन स्टेटमेंट जो है वो शायद कंपनी के या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के होते हैं। तो मैंने यहाँ समझा एक चीज़, जो मुझे लगता है कि एक इंसान का भी मिशन स्टेटमेंट और उसका खुद का एक मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का। तो मैं पर्सनली, मेरा जो मिशन और मैं जिस पे ज़िंदगी जीता हूँ, मैं 2 चीज़ें इसमें बात करूँगा। एक तो ये कि मुझे लगता है कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं खुद से मानता हूँ 5 चीज़ें। एक, पहली चीज़ कि मुझे ऑनेस्ट रहना है, मुझे खुद ऑनेस्ट रहना, तो मुझे किसी के साथ बेईमानी करनी ही नहीं है। एक चीज़, मुझे खुश रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब फाइनली क्या है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, खुशी के लिए। अच्छा, कुछ भी कर रहे हैं और खुश हो नहीं रहे, तो मुझे लगा कि खुश होना इम्पोर्टेंट है, कुछ करने ना करने से क्या मतलब है। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, आप मुझे कुछ भी बोलते हैं, तो बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दुखी नहीं होना है। तो मैंने एक ये मान लिया है कि मुझे खुश रहना है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस की। शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि रिएक्शन बहुत जल्दी आते हैं, और हम रिएक्ट कर ही रहे हैं एक-दूसरे पे, और जिस तरह का दुनिया चल रही है, हम देख रहे हैं। मगर मैंने इसको सीखा, फाइनली आई एम हैप्पी। तीसरी चीज़ जो है, वो ये है कि मुझे हेल्दी रहना है। हम्म। चौथी चीज़ है, मुझे जितने भी लोग हैं, क्योंकि मेरी करियर जब मेरा शुरू हो रहा था, तो मुझे लोगों ने सपोर्ट किया। मैं बिना किसी लोगों के सपोर्ट के कोई भी नहीं आ सकता, तो सपोर्ट तो चाहिए। तो मुझे जितना हो सकता है मैं लोगों की सपोर्ट करूँ। ये मेरा एक ज़िंदगी जीने का ये पैरामीटर है। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है जो आपने बोली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है लेगेसी। लेगेसी जिसकी हम बात करते हैं, तो अक्सर लेगेसी या विरासत ये होता है जब हम मरेंगे उसके बाद क्या छोड़ के जा रहे हैं, बट नहीं, ये बेसिकली हर जगह है। जैसे अभी आप और हम यहाँ से उठ के जाएंगे, मिले, मुलाकात हुई, और फिर हमने कहा ओके, फिर मिलते हैं। अब आपने मुझ पे क्या छोड़ा, ये भी तो लेगेसी है। ये भी लेगेसी है। क्योंकि आप और मैं दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी तो गारंटी नहीं है। तो अभी क्या है, एक, इस रूम में हम 4-5 लोग हैं। अच्छा, इस रूम से कोई उठ के जा रहा है, वो क्या छोड़ के जा रहा है? ट्रू, जो मैंने कहीं पढ़ा था, किसी के आंख में आंसू और आपकी वजह से, और किसी की आंख में आंसू आपके लिए, तो किस जगह पे आप जिंदगी को जिएंगे? बहुत ही सुंदर ख्याल शाह साहब। सो पहला है ऑनेस्टी, कि मैंने झूठ नहीं बोलना। दूसरा है कि मैंने खुश रहना है, यानी मुझे अपने नहीं, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना। बेईमानी नहीं करनी। अच्छा, बेईमानी नहीं करेंगे तो झूठ भी नहीं बोलेंगे, झूठे नहीं बोलेंगे। दोनों चीजें एक से साथ हैं। हाँ। तो सेकंड हो गया कि मुझे हेल्दी रहना, हेल्दी रहना है, तो मुझे खुश रहना है। खुश रहना, हेल्दी रहना, और मुझे जितना हो सकता है दूसरों की मदद करना, दूसरों को। अच्छा, मेरा जो ये लास्ट वाला जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप ही हो जाता है। इनफैक्ट अभी आपसे बात करते हुए तो मुझे ना एक टाइटल निकल के आया, 4H। यानी कि अगर मुझे आज का एपिसोड समराइज करना पड़े तो मुझे आपने एक टाइटल दे दिया, और हो सकता है इस आने वाली किताब का नाम भी यही हो, क्योंकि ऑनेस्टी, हार्ट, हेल्दी एंड हेल्पफुल। तो बहुत ही बढ़िया शाह साहब। इनफैक्ट आप सभी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर ये 4 चीज़ें, एक चीज़ अगर आप इस पूरे एपिसोड से लेके जाना चाहें ना, तो ये 4 चीज़ें ले जाइए। बाकी सब वो थे, एक्शन थे इन 4 थॉट्स की वजह से, ये मैं अगर कहूँ तो। लास्ट क्वेश्चन शाह साहब,
यंग डायरेक्ट सेलर्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा कि जिंदगी में क्या चीज़ उनको ढूंढनी चाहिए, रिजेक्शन कैसे फेस करनी चाहिए और क्या चीज़ उनको सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल कर सकती है? मुझे जो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो रिजेक्शन तो रहेगा ही, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। एक चीज़ जो बहुत काम करे किया जिसने मेरे साथ, इत्तेफ़ाक से कहें, मतलब ये मेरी एक आदत थी। मेरे फ़ादर थे तो एक चीज़ बोलते थे कि जब वो अपने साथ छोटा था, मैं शायद 5 या 6 साल का, तो हर एक के लिए बोलते थे कि नमस्ते करो, नमस्ते करो। तो मैं उनके साथ कई बार जाते हुए मुझे दिक्कत होती, फिर वो मुझे लेके जाते थे, उनकी उँगली पकड़ ली या उनके साथ जा रहा हूँ। अब जो भी सामने आ रहा है उसको बोलते थे नमस्ते करो। तो ये एक आदत बन गई। और फिर क्या हुआ, जब मैं घर से निकलता था, कोई भी मेरा अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, भाभी, भैया जो भी। अब ये एक ऐसी चीज़ हो गई जो मेरा बिहेवियर एक तरह से बन गया। अब ये बिहेवियर नहीं, ये मेरी इमेज भी बन गई। पहली बार जब मैंने शुरुआत की, तो हुआ ये कि मुझे किसी ने कहा, एक्चुअली मैं मोटिवेट कैसे हुआ इंडस्ट्री में लिए, कि एक फॉरेन टूर था सिंगापुर, और उसमें था कि भाई ये टूर, अगर तो मुझे फॉरेन घूमने का मतलब विदेश जाने का बहुत क्रेज़ था। मुझे लगता था एक बार तो कम से कम विदेश घूम के आना चाहिए। तो मैंने कहा ये होगा कैसे? तो उसने कहा कि ये टारगेट है, पूरा करना है। तो लगभग 8.5 लाख का टारगेट था वो। तो मुझे, मेरे पास टाइम भी थोड़ा-सा कम था, मतलब निकल चुका था टाइम, तो मेरे पास, उसने कहा साहब 2 ढाई महीने बचे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, क्रेज़ इतना ज़्यादा, जो वो थी ना डिज़ायर जिसको बोलते हैं, बल्कि इरादा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने कहा ये मैं कर लूँगा। तो हमारी कॉलोनी देहरादून में हूँ मैं, और विजय पार्क कॉलोनी, जिसमें करीब 1200 घर, कोठियाँ। तो मुझे लगा यार ये तो मैं सभी को जानता हूँ, और अगर एक-एक आदमी घर में 1-1 हज़ार का प्रोडक्ट मैंने डाल दिया, तो ये तो 12 लाख का हो जाएगा। नहीं, 1200 है। हाँ। तो मैंने कहा मैं शुरू करता हूँ, और मैं किसी के पास गया। तो मैं जो एंट्री मुझे मिली, या जो मुझे रिजेक्शन कम मिले, वो इसलिए मिले क्योंकि मेरा बिहेवियर, मैं पहले से ही ये था कि जैसे मैं क्या, अरे जैसे उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तुम आए हो, आओ आओ बैठो। पहले तो मुझे चाय पिलाते थे। अच्छा क्यों? क्योंकि मैं, वो जब भी निकले, भले ही मैंने कोई काम किया है नहीं किया, बट उनको नमस्ते मैं कर ही रहा हूँ, आंटी दीदी। तो ये जो है बिहेवियर वाइज पहली मुझे सफलता मिली। तो रिजेक्शन कब मिले? मगर रिजेक्शन तो आएंगे जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे। तो मैंने इसकी एक प्रैक्टिस की, और मैं ये ट्रेनिंग में भी अपनी बताता हूँ, और सबको एक बात बताता हूँ कि ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर रहेंगे आप, तो हेजिटेट नहीं होना है, और दूसरा आपको तैयार रहना है। तो एक ट्रेनिंग है जिसको हम आइस ब्रेक ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो उसमें क्या करता हूँ, मैं लड़कों को लेके जाता हूँ किसी रेस्टोरेंट में, जाके बोलता हूँ कि ऐसा है कि आपको बिना पैसे के, और जो खाना खा रहे हैं उनसे खाना खाना। तो ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता कि किसी से कहना कि मुझे खाना है, तो वो बोलता खा ले भाई, खा ले। तो वो बोलता नहीं, मुझे आपसे, आपके साथ खाना है, इसका पेमेंट आपकी प्लेट से यार। ये एक बड़ा गजब था। और फिर मैं बोलता हूँ किसी से उधार ले लो, मतलब 100 रुपए किसी से उधार मांगो चलते हुए आदमी से। तो ये जब करते करते होता है, फिर आपको रिजेक्शन। तो जो आपने एक सवाल किया कि हाँ, तो दूसरी चीज ये कि बिहेवियर, मैं ये मानता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि रिलेशनशिप पे है, और पब्लिक इंडस्ट्री है, लोगों के साथ काम करना है। आप बिहेवियर अगर आपका अच्छा नहीं है, अभी हम सक्सेस नहीं हो सकते। स्किल कितने ही ऊंचे हो, आपके पास नॉलेज कितने भी हो, बिहेवियर अगर गड़बड़ है तो नहीं जा सकते। एक चीज़ तो मैं, मतलब ये बहुत, और दुनिया में हर जगह, जैसे मैं ये मानता हूँ कि भाई आप किसी, कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को जब हायर करती है, तो उसकी डिग्रियां देख रही है, उसके एक्सपीरियंस देख रही है, नॉलेज देख रही है, सब कुछ चेक कर रही है। हायर कर लिया, मगर उसी एम्प्लॉय को अगर निकालना हो रहा है, तो क्या रीज़न है? डिग्री तो वही है, नॉलेज भी वही है, तो फिर वजह क्या हो सकती है? भाई बिहेवियर और स्किल सेट होगा, है ना? स्किल भी है, बट बिहेवियर। ओनली बिहेवियर। किसी को भी जब फायर किया जाता है तो बिहेवियर, किसी से रिश्ता टूटेगा, व्यवहार ही है। किसी से रिश्ता बनेगा, आपका हमारा रिश्ता क्यों है? कहने का मतलब है कि आप बिजनेस में हो, मगर बिना बिहेवियर के। अच्छा, डेल कार्नेगी एक चीज बोलते थे, ये मैंने तब, जब मैंने पहली किताब उनकी पढ़ी थी जिंदगी में, कि सक्सेस अगर होना है, कामयाबी में, बिजनेस में, 85% रोल बिहेवियर का है, 15% रोल बाकी चीज का है। इतनी बड़ी चीज है, आप लगे कि इसमें मुझे, मैं कितना नॉलेज गेन कर लूँ, क्या कर लूँ, बिहेवियर है नहीं।
और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में तो फेलियर रेशियो क्या है? ईगो, एरोगेंसी, और ये मानना कि ये कुछ भी नहीं है सामने वाला। आपने बहुत बड़ी बात बड़े सिंपल शब्दों में कह दी, क्योंकि जनरली लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो लोग पूछते थे कि ये जो टॉप लीडर्स होते हैं कई बार ऐसा क्यों रिएक्ट कर देते हैं कि वो लोगों को समझ नहीं आता। तो शायद आप ही के आंसर में वो बात छुपी हुई है कि व्यवहार से सब कुछ है। और सही बात है, जितने आप अगर अपने दादा या अपने सीनियर पिताजी के साथ बैठो तो वो यही कहते हैं कि जो हंस खेल नहीं सकता, जो व्यवहार नहीं रख सकता, वो व्यापार नहीं कर सकता। वो व्यापार नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक। ओके। शाह साहब, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं आपके साथ पूछने के लिए, और एक अरसा है, एक एक्सपीरियंस है। और सही मायने में दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर इंसाइक्लोपीडिया एक शब्द का निकाला जाए ना, तो हिंदुस्तान में गिने चुने लोग ही हैं जो पूरी इंडस्ट्री को समराइज कर सकते हैं। चाहे वो असम से, कोयम्बटूर से, जम्मू से लेके और गुजरात से लेके, शाह साहब उनमें से हैं कि गांव देहात की डायरेक्ट सेलिंग को लेके शहरों के लोगों से कैसे बात करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन से कैसे करना है, सब कुछ इन्होंने सीख लिया है। आप ये अपनी लेगेसी अपनी फैमिली में भी शेयर करते हैं, अपने इनके आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी तैयार है इन बिजनेस में आने के लिए। शाह साहब, ये जो आज का सेशन रहा, मैं सही मायने में कहूँ तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा, और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपको 15-16 साल से जानता हूँ। और ऐसा लगा कि आज शायद पहली बार मैं इससे दोबारा मिल रहा हूँ। और ये सेशन मैं सही बताऊँ तो मुझे लगता है एक सिर्फ पार्ट 1 रहेगा। दोस्तों, शाह साहब के साथ ये सेशन दोबारा करेंगे सेकंड पार्ट में। सो इस सेशन को हम 2 पार्ट में लेके जाएंगे। आज हमने जाना कि डायरेक्ट सेलर को क्या क्वेश्चन आते हैं, लीडरशिप के क्या क्वेश्चन है, कंज्यूमर के क्या क्वेश्चन है। अगली बार हम बात करने चलेंगे कि मैनेजमेंट साइड के विजन क्या है, कैसे जोई वेलनेस को इंटरनेशनल लेके जाना चाहते हैं। तो जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, जो हम जनवरी या फरवरी में प्लान करेंगे, जहां पे इसको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जोई वेलनेस का, सर के साथ वो डिस्कस करेंगे। सर, आज का सेशन के लिए अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बल्कि आभारी हूँ आपका इस बात के लिए कि मुझे बुलाया आपने, और ये बहुत ही गजब रहा मेरे लिए भी। और ये एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ, सच में मुझे भी बहुत मज़ा आया इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।